नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। मोदी सरकार के अग्निपथ योजना को लेकर पिछले 2-3 दिन से देश भर में महाभारत चल रहा है। शहर शहर आगजनी की तस्वीरें आ रही हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। आप विरोध कर सकते हैं, किसी को ऐतराज नहीं है, विरोध कीजिए, नाराजगी जताइए, आप सरकार से प्रश्न कीजिए, आप सरकार से कहिए कि इसमें ये ठीक कीजिए, वो गलत है, उसको सुधारिए। लेकिन क्या प्रदर्शन के नाम पर रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचा दोगे? आप क्या ट्रेन फूंक दोगे? क्या ये जो ट्रेनें जल रही हैं, ये लोग जो जला रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सेना में जाना चाहते थे, हमको युद्धवीर नहीं, हमको परमानेंट नौकरी चाहिए, ये सेना में जाने वालों के लक्षण लग रहे हैं आपको? जो ट्रेन फूंक रहे हैं, जो आगजनी कर रहे हैं, जो पत्थर चला रहे हैं, जो पुलिस स्टेशन फूंक दे रहे हैं, ये देश में, देश की सेना में शामिल होने की इच्छा रखने वालों के लक्षण हैं। ये देश के लिए जान कुर्बान कर देने की इच्छा रखने वालों के बर्ताव को दिखाती हुई तस्वीरें हैं। स्कूल में पढ़ने वाले मासूमों की गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहे हैं आप, और आप कहते हैं आप देश की सेना में शामिल होने के लिए ये सब कर रहे हैं। सवाल है, जो युवा देश की रक्षा के लिए सेना में जाना चाहते हैं, वो क्या इस तरह की आगजनी कर सकते हैं? देश आपका है। सेना का मतलब अनुशासन होता है। सेना में भी कई चीजें पसंद नहीं आती। आप जाएंगे और क्या करेंगे? वहां पर सेना के अंदर ऑफिसर्स को जला देंगे। कल को आप सेना में जाएंगे और युद्ध करने जाने की इच्छा नहीं होगी, लगेगा हम नहीं जाएंगे, तो क्या करेंगे? गोली चलाएंगे। ट्रेन, बस, ये सब आप ही का है जिसको आप जला रहे हैं, देश का है। इन्हें क्यों नुकसान पहुंचाया जा रहा है? क्या इस अग्निपथ योजना के नाम पर जो हिंसा हो रही है वो सुनियोजित साजिश तो नहीं है? आज इस पर बहस करेंगे, लेकिन पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, उनको आपको देखना चाहिए कि इस देश में विरोध के नाम पर क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। बिहार के दानापुर की तस्वीर देखिए। रेल को आग के हवाले कर दिया गया, प्रदर्शनकारी पहुंचे और ट्रेन में सीधा आग लगा दी। पूरी ट्रेन की एक बोगी धू-धू करके जल रही। ये आपको लगता है ये हिसाब जो है वो ठीक बैठता है प्रदर्शन के नाम पर? सासाराम में सड़क पर प्रदर्शनकारी पुशअप करके प्रदर्शन कर रहे हैं और आगजनी की। सासाराम की तस्वीरें दिखाइए जरा। ये दानापुर की तस्वीर है, ये सासाराम की तस्वीर है। बगल में आग जला रखी है और पुशअप मार रहे हैं। और इतना ही पुशअप मारना है, विरोध प्रदर्शन करना है, तो चेहरा क्यों ढक लिया? चेहरा भी दिखाते। इस आक्रोश में सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे का हो रहा है। आगजनी से देश का कितना नुकसान हुआ, इसको भी हमें समझना चाहिए। एक ट्रेन के एलएचबी कोच को बनाने में 2.5 करोड़ रुपए की लागत आती है। अनुमान के तौर पर अगर 20 कोच जलाए गए तो 50 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। यह लखीसराय की तस्वीरें भी देखिए। यह भी बिहार में हो रहा है। ट्रेन में आग लगी हुई, ट्रेन की बोगी फूंक दी। इसके अलावा यह लखीसराय से एक जो तस्वीर है, उसके अलावा यह स्कूल बस है जिसमें आग लगी हुई है। यह औरंगाबाद की तस्वीर है। ये इस देश में जो सेना में शामिल होना चाहते हैं उनका बर्ताव हो सकता है। ये दरभंगा बिहार की तस्वीर है। बेटा डर लग रहा है? सुनिए जरा इस तस्वीर को। डर लग रहा है क्या? नहीं। किस चीज का डर लग रहा है बेटा आपको? अच्छा बेटा कोई बात नहीं, बेटा बैठ जाओ। किस चीज से डर लग रहा है बेटा आपको? कोई बात नहीं। बेटा डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है क्या? नहीं। किस चीज का डर लग रहा है बेटा आपको? अच्छा बेटा कोई बात। बेटा डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है क्या? देश के लोग बिना डर के सो सकें, इसलिए सेना काम करती है। किस चीज से डर लग रहा है बेटा? और इस देश में जो लोग सेना में जाने की बात कर रहे हैं, उनसे इस देश के छोटे छोटे बच्चों को डर लग रहा है। तो आपको अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि क्या आप सेना में जाने की वाकई इच्छा रखते हैं। बेटा डर लग रहा है आपको? जो नुकसान की बात कर रहा था वो आपको बता रहा था। 50 करोड़ रुपए का नुकसान तो सीधे सीधे इस बात पर हो चुका कि जो बोगीज जला दी। साउथ सेंट्रल रेलवे का अनुमान है कि 20 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। रेलवे कह रही है कि 200 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। लगभग 35 ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी हैं। कैंसिल होने से, रद्द होने से भी रेलवे को नुकसान हुआ। यह रेलवे का नुकसान नहीं है, यह हमारा और आपका ही नुकसान है। यह देश किसी और का नहीं है, हमारा आपका है। देश की सेना में जाने की इच्छा रखने वाले युवा देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं क्या? जहां तक मुझे लगता है, देश सेवा के लिए समर्पित कोई भी युवा ऐसी आगजनी नहीं कर सकता। लेकिन अग्निवीर योजना के नाम पर ऐसा हो रहा है।
युवाओं को मोहरा बनाकर क्या अग्निपथ पर सियासत हो रही है? क्या राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं? सरकार ने युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए 2 साल आयु सीमा को भी बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी विरोध हो रहा है। अगर यह प्रदर्शन युवाओं का है तो फिर इसमें राजनीतिक दल और वो तथाकथित नेता क्यों शामिल हो रहे हैं? किसान आंदोलन को हवा देने वाले राकेश टिकैत ने भी आज ऐलान कर दिया कि वो अग्निवीर योजना के खिलाफ आंदोलन करेंगे, घेराव करेंगे। राकेश टिकैत का क्या काम है इसमें? राकेश टिकैत क्या कहीं से डिग्री लेकर आए हैं कि वो हर आंदोलन में शामिल हो जाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे आंदोलनों का? उनका बहुत बड़ा अनुभव है, उनकी सीवी में लिखा हुआ है आंदोलन, बेहतर आंदोलन कराने के लिए संपर्क करें। बिहार में आरजेडी के साथ साथ जेडीयू भी इस योजना के खिलाफ खुलकर सामने आ गई। सवाल है, देश में जो आक्रोश फैला है वो सही है या फिर उसके पीछे युवाओं में भ्रम फैलाकर कोई और साजिश रची जा रही है? 4 साल में कोई घर जाने वाला नहीं है। ये तो सबसे खतरनाक पॉलिसी निकाली। नौजवान लड़ेगा, हम उनके साथ में। डीएम के ऑफिस घेरने पड़ेंगे, अधिकारी को घेरने पड़ेंगे, दिल्ली जाना पड़ेगा, तो हम चलेंगे, उसकी तैयारी पूर्ण रूप से करेंगे। हमारे युवा हैं, उन सबको इस पूरी स्कीम को समझना चाहिए। आर्मी के रास्ते कहीं भी बंद नहीं हुए हैं। ये जबरन कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। अग्निवीर की ट्रेनिंग करके जो 4-7 बार लौटेगा वो हीरा बनकर लौटेगा और हर क्षेत्र में उसको काम मिलेगा। जब भी कोई सुधार होता है तो प्रतिपक्ष के लोग भ्रम फैलाकर जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जो रिटायर्ड आर्मी के बड़े अफसर हैं उन्होंने भी इस योजना पर आपत्ति जताई है। हमारा सरकार से आग्रह है, जेडीयू ने मांग की है, एक तो इस पूरे कार्यक्रम को रिव्यू किया जाना चाहिए। सरकार पहले भी कृषि कानूनों को वापस ले चुकी है। उन्होंने सहृदयता दिखाई है लैंड एक्विजिशन एक्ट को वापस लेकर के। उसी तर्ज पे इसको भी फिलहाल रिव्यू के लिए रख देना चाहिए। युवा अराजक नहीं हो सकते। ये विपक्ष भले उनको दिग्भ्रमित करके अराजकता की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन युवा देश का कर्णधार है। इनके भ्रमित करने से वो भ्रमित नहीं। एक तरफ सेना ने इस योजना को लागू करने के लिए पूरी तैयारी कर ली। सेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख ने आज कहा कि अग्निवीर के लिए 24 जून से भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। टाइम्स नाउ नवभारत पर कल रात 9 बजे न्यूज की पाठशाला में मैंने केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह से बात की थी। इस बातचीत के दौरान वीके सिंह ने अग्निवीर के नाम पर हो रहे प्रदर्शन को प्रायोजित बताया था। क्यों बताया था, सुनिए। सर, आप ये कह रहे हैं जो ज्यादातर विरोध है ये प्रायोजित है? मुझे तो लगता है नहीं। तो आप बताइए मुझे, बिहार के अंदर ट्रेन जलाई गई, उनको क्या उस ट्रेन के अंदर तेल पड़ा मिला था क्या? कोई तो लेकर गया होगा ना जलाने के लिए। किसने दिया वो? किसने कहा कि आप जाके ट्रेन जला दो? जो आदमी फौज में जाना चाहता है उसके दिमाग में ये चीज कभी नहीं आएगी कि मैंने ट्रेन जलानी। जो देश के लिए काम करना चाहता है, देश के लिए जान देने को तैयार है, वो देश की प्रॉपर्टी को नहीं जलाएगा। देखिए, आप इस देश में किसी से भी चर्चा कर लीजिए, सेना का जो सम्मान है देश के अंदर वो इसी वजह से है कि एक सैनिक ये नहीं कर सकता, ये सबको पता है। और इसीलिए सवाल उठने लगा है कि क्या जो चिंताएं हैं युवाओं की, चिंताओं को कोई नहीं नकार रहा। उनके जो मन में आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं को कोई नहीं नकार रहा। सरकार को उसका जवाब देना चाहिए, इससे कोई इनकार भी नहीं कर रहा। लेकिन युवाओं का जो गुस्सा या उनकी आशंका है उसका राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है। क्या उसमें अब साजिश शामिल हो गई है? क्या उन छात्रों की पीठ पर, उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है?
इस योजना को पूरी तरह से समझना तो चाहिए पहले। आज हम इस मुद्दे पर युवाओं की शंका को दूर करने की भी कोशिश करेंगे। ऐसे में आज सवाल अग्निपथ में राष्ट्रवाद में यह कि अग्निपथ के नाम पर प्रायोजित प्रदर्शन या असली गुस्सा, मतलब ये सब प्रायोजित है या सही में गुस्से में लोग ये कर रहे हैं। सैनिक बनकर देश सेवा की चाहत रखने वाला ट्रेन जला सकता है क्या? छात्रों के नाम पर क्या एजेंडाधारी काम पर, और छात्रों को कौन भड़का रहा है, कौन मोहरा बना रहा है? चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल संजय कुलकर्णी रिटायर्ड जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। कर्नल एस डिन्नी रिटायर्ड थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। मेजर जनरल एजेबी जैनी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र चौधरी किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और रिजवान अहमद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि ये ठीक है गलत है इस पर चर्चा करूं, और फौज के चूंकि लोग हमारे साथ हैं वो बेहतर इस पर बता सकते हैं, मैं चाहता हूं इस पर जो लोग फौज के नहीं है पहले उनकी एक राय ले लूं। रिजवान अहमद साहब, मैंने कल भी कहा, सोशल मीडिया पर भी कहा, अपने शोज में भी कहा, लोगों के अंदर अगर कोई भ्रम है तो वो दूर हो सके इसलिए इंटरव्यूज किए, लोगों की जो बात है वो सरकार तक पहुंचे इसलिए मंत्रियों के इंटरव्यू किए, उन तक लोगों की बात पहुंचाई। रात तक सरकार ने एज लिमिट भी बढ़ा दी, 23 साल कर दी, उसका असर भी दिखा। लेकिन उसके बावजूद आज जो सड़क पर हो रहा है, क्या आपको लगता है कि वो युवाओं का गुस्सा है या वो प्रायोजित है? क्योंकि जो फौज में जाना चाहता है, जो देश के लिए कुर्बान होना चाहता है, क्या वो ट्रेनें जला सकता है, बसेस पे पत्थर फेंक सकता है, पुलिस थाने को फूंक सकता है? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। एक तो जो आज का पैनल है उनके सामने मैं अपने आप को बड़ा इस मुद्दे पर बौना महसूस कर रहा हूं, तो जो बोलूं अगर कुछ गलत बोल दूं तो मुझे जो जनरल साहब बैठे हैं, कर्नल साहब बैठे हैं, मुझे बतौर वक्ता और अधिवक्ता मुझे क्षमा करें। सुशांत भाई, गुस्सा भी है जिसको प्रायोजित किया गया है। सिर्फ प्रायोजित कहकर इसको नकारा नहीं जा सकता, कारपेट के नीचे ब्रश नहीं किया जा सकता। और सिर्फ गुस्सा अगर है तो वो छात्रों का ऐसा गुस्सा नहीं हो सकता। ये मिलीजुली सरकार है हिंसा की, कहीं गुस्सा है, कहीं से पेट्रोल दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है इस देश की कि ना आदमी पीआईएल में जा रहा है, ना पिटीशन में जा रहा है, ना नीति के लिए पॉइंट्स लेके सुप्रीम कोर्ट से स्टे मांग रहा है, और 12-14 घंटे के अंदर ही एक रात नहीं बीतती कि घोर हिंसा शुरू कर देता है। बहुत ही अफसोसनाक बात है ये। भले इनको फौज में जाना होता या ना होता, अगर हमारे क्षेत्र, हमारे देश के छात्र, मैं कहता हूं 1 मिनट के लिए अग्निवीर, फौज भूल जाइए, कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती और छात्र इस तरह से बिहेव करते तो पूरे हमारे समाज पे, हमारी अपब्रिंगिंग पे, हमारी स्कूलिंग पे एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि स्कूलों में नई नस्ल को क्या सिखाया जा रहा है। इसके अलावा 4 साल अग्निवीर में इन बच्चों को कैसे योद्धा बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, इस पर अगर मैं बोलूं तो बेईमानी होगी, अपनी हैसियत से ज्यादा बोलना होगा। मैं सिविलियन हूं, पैनल में जनरल्स बैठे हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर कर्नल बैठे हैं, नेशनल टीवी पे कान पकड़ रहा हूं, मैं नहीं बोल सकता। लेकिन हां, अग्निवीर की अग्नि परीक्षा 4 साल बाद शुरू होगी, जब ये बच्चे, ये कैडेट्स, ये सैनिक अपने घर लौट आएंगे। पहली बाइट में इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। ठीक है, पुष्पेंद्र चौधरी जी, क्या ये प्रायोजित है या असली गुस्सा है? और ये सवाल अब लोग इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि राकेश टिकैत जी इसमें कूद गए। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि राकेश टिकैत जी का क्या लेना, पहले ही आगजनी हो रही है, लोग भड़के हुए, वो कह रहे हैं हम यहां प्रदर्शन करेंगे, हम देश भर में करेंगे। सरकार तक बात पहुंची रही है, बात पहुंचाना मकसद होना चाहिए कि प्रदर्शन और आगजनी करना मकसद होना चाहिए? राकेश टिकैत कहां से आ गए इसमें? जी देखिए, कुछ आवाज़ आपकी कट गई थी बीच में, अंदाजे से ही मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो मैं, आपका चैनल जो है पूरे देश में करोड़ों लोग देख रहे हैं, मैं सभी लोगों से अपील करूंगा, जो भी छात्र हैं वो मुख्य रूप से किसानों के ही बेटे हैं, किसी किस्म की हिंसा में लिप्त ना हो। किसी किस्म का आपके मन में किसी स्कीम के प्रति जो है रोष है, उसके लिए आपका धरना प्रदर्शन करने का, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन अगर आप देश की रक्षा के लिए संकल्पित होकर के
और भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो इस किस्म की जो चीज़ें हो रही हैं, आगजनी हो, उपद्रव हो, पथराव हो, इससे आपको ही नुकसान होगा, आपके देश को नुकसान हो रहा है, आपकी छवि खराब होगी और आप आगे जाकर के इसमें भर्ती होने के लायक भी नहीं बचेंगे। इस वार्निंग के साथ मैं आपको जो हमारे बच्चे हैं, किसानों के ही बच्चे मुख्य रूप से होते हैं, जो सिपाही के रूप में आते हैं, पहली बात तो है ये, तो उनसे मैं अपील करूंगा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहें। ये बिल्कुल आपकी बात जायज़ है कि भाई आप जो है 4 साल के लिए आपको भर्ती किया जा रहा है और उसके बाद आपको एक स्टेबल जो करियर मिलना चाहिए था, या जिस तरीके से आपकी एक 21-22 साल या हद से हद अगर 21 साल तक भी भर्ती हो तो 24 साल के बाद आप क्या करेंगे, ये आपका जायज़ कंसर्न है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस विषय में यदि 2-3 सुधार इस योजना में कर लिए जाएं, ये अच्छी एक योजना है कि भाई आप 32 साल से जो एवरेज एज है उसको घटा करके 26 साल करना चाहते हैं, ये मंशा ठीक है सरकार की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आगे इन बच्चों का क्या होगा, इस विषय में जो है इनको ठोस बात रखनी चाहिए सरकार को। मेरी अपील होगी कि एक तो ये 25% जो रिटेन करेंगे और बाकी 75% को घर भेजने वाली बात है, उसको आप कम से कम 50% पे लाइए, यानी आधे कंटिन्यू करें और बाकी आधों को घर नहीं भेजना है, बाकी आधों को गारंटीड CAPF जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है, CRPF है, BSF है, अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उसमें एकोमोडेट करने की गारंटी हो, पुलिस में जो स्थानीय है उनकी गारंटी हो, और जो व्यक्ति किसी में भी कंटिन्यू करना नहीं चाहता उसको ये पैकेज दे करके, इस पैकेज को थोड़ा सा बढ़ाया भी जा सकता है कि भाई हमने 10 की जगह 15 लाख रुपए दे दिए 4 साल बाद आपको, और आप अपना चाहें वॉलंटियर, लेकिन वो हो, आप वो ऑप्शन चुनना चाहें उस ऑप्शन को चुन लें। 15 लाख रुपए 10 लाख रुपए लेकर के आप अपना शांति से जो आप अपना आगे जीवन में करना चाहते हैं, सिविल में नौकरी करना चाहें या अपना बिजनेस करना चाहें, वो कर ले। तो इस तरह इसको ऑप्शन दिया जाए और जो वो ऑप्शन नहीं लेता उसको CRPF में भर्ती किया जाए और आधे वहीं रिटेन किए जाएं। इस तरह का एक इसमें मॉडिफाई करना चाहिए। और जो 2 साल से भर्तियां नहीं हुई थी उसको इन्होंने इंप्रूव कर दिया है कि भाई हमने 2 साल की एग्जेम्पशन दे दी है, वो स्वागत योग्य कदम है। लेकिन हिंसा किसी भी मसले का हल नहीं है। मैं तो यही कह रहा हूं ना कि अगर एक योजना आई है, एक रिफॉर्म आ रहा है, देखिए हर रिफॉर्म जो है वो कई चुनौतियां लेकर आता है, उसमें कुछ अच्छा होगा कुछ बुरा होगा। आपने देखा होगा जब GST आई थी और आज की GST में इतने रिफॉर्म हो गए हैं, इतने उतार चढ़ाव हो गए और सरकार ने चीजें चेंज की, लेकिन ये लोगों को, छात्रों को समझाने की बजाय कोई ये कहे कि हम देश भर में प्रदर्शन करेंगे। आप कह रहे हैं ठीक बात है, और वही बात मैं भी कह रहा हूं कि जो एक तो जो सेना में जाना चाहता है वो ये कर नहीं सकता, और जो कर रहा है वो जा नहीं पाएगा, क्योंकि उसका अगर FIR में नाम आ गया तो आप सेना में जा ही नहीं सकते। संजय कुलकर्णी जी, क्या ये जो हो रहा है ये वाकई में, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि लोगों का गुस्सा नहीं है, लोगों की नाराजगी नहीं है, वो तो है, लेकिन ये आगजनी, ये पत्थरबाजी, ये प्रायोजित लग रहा है आपको? और क्या इसकी जरूरत है, इसकी जिस तरीके की हिंसा और प्रदर्शन हो रहा है? सुशांत जी धन्यवाद बुलाने के लिए। नंबर 1 बहुत ही निंदनीय, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरी बड़ी बात, ये जरूर ही ये मुझे लगता है एक तरीके से ऑर्केस्ट्रेटेड है, इंस्टिगेटेड है, क्योंकि इस तरह के जो प्रदर्शन है वो इतनी जल्दी नहीं हो सकते। तीसरी बड़ी बात इसमें है, जो भी सरकार के अंदर और खासकर फौज के अंदर या किसी भी सरकारी नौकरी में आता है उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, और उस पुलिस वेरिफिकेशन के मद्देनजर अगर ये सारे होंगे ये कभी भी क्वालिफाई नहीं होंगे। और नेक्स्ट बड़ी बात ये है कि जो स्कीम आई है ये एक स्टैंड अलोन अग्निपथ स्कीम है, जिसके द्वारा अग्निवीर 4 साल के लिए करेंगे, तो 6 महीने की ट्रेनिंग करेंगे, 3.5 साल करेंगे, उसके बाद बेस्ट 25% को रिटेन किया जाएगा और बाकी 75% जो बाहर जाएंगे उनको सरकार ने आश्वासन दिया है कि उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। उसके अलावा इन्हें 12-1 लाख रुपए मिलेंगे, जिससे अगर अपने पढ़ाई करना चाहते हैं या कोई रोजगार शुरू करना चाहते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सरकार ने जिस प्रकार से कल बहुत जल्दी घोषणा कर दी कि हर एक रिश्ते के पिछले 2 साल से भर्ती नहीं हुई है, उन्हें 2 साल का और कंसेशन देके इस साल को वो भर्ती कराएंगे, उसी माफिक मुझे लगता है ये जो मैं बात कर रहा हूँ, जो हम लोग उनको आश्वासन दे रहे हैं, उनको हम नोटिफिकेशन में आपके हिसाब से ये स्कीम बढ़िया है? स्कीम में कोई दिक्कत नहीं है? बहुत बढ़िया स्कीम है। सुशांत, इससे बढ़िया स्कीम नहीं हो सकती, क्योंकि
जो टेक्स प्राइवेट डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जिस प्रकार से कारगिल कमेटी, बाकी कमेटियां बार बार ये कहती आई है कि उम्र जो है फौज की थोड़ी कम होनी चाहिए, अफसरों में कम हो गई है, जवानों में कम नहीं हुई थी, तो ये जो अग्निपथ में इससे 32 साल जो एवरेज एज था वो अब 26 ठीक साल है, हो जाएगा। बढ़िया मुझे है, लगता है देश के लिए बढ़िया है, सेना के लिए बढ़िया, आप कह रहे हैं। मेजर जनरल जैनी, आपके हिसाब से क्या ये स्कीम अच्छी है और ये जो हो रहा है वो वाकई युवाओं का गुस्सा है या उसमें पॉलिटिक्स घुसा दी गई है? सुशांत जी, जय हिंद आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को। आपके टाइम्स नाउ पर हमेशा आने का हमेशा अच्छा लगता है और आपके जैसे एंकर के साथ डिबेट करने में तो बहुत ही मजा आता है। देखिए, जो मेन मुद्दा आपने रेज किया कि जो ये उपद्रव अभी हो रहा है, जो ये तोड़फोड़ हो रही है, ये कौन कर रहा है? अगर हम ये मान भी लेते हैं कि इसमें कुछ परसेंटेज वो लोग होंगे जो कि तैयारी कर रहे थे फौज में आने की, लेकिन इस स्कीम की वजह से अब वो नाखुश हैं क्योंकि उनको पता है कि 4 साल के बाद वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन जैसा कि जनरल वीके सिंह साहब ने भी कहा और आपने बहुत सही तरीके से अनुमान लगाया, ये सारे के सारे प्रोस्पेक्टिव आर्मी कैंडिडेट्स नहीं हो सकते। तो ये एक भड़काऊ किस्म का है। इसमें आप अक्यूज करने के लिए, इसमें दोष देने के लिए, इसमें जिम्मेदार ठहराने के लिए आप किसी को भी ठहरा सकते हैं, ऑपोजिशन पार्टीज को ठहरा सकते हैं, पॉलिटिकल एंटेगनिस्ट को ठहरा सकते हैं, किसी को भी ठहरा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो तोड़फोड़ हो रही है, आग लगाई जा रही है, देश के प्रॉपर्टी का नुकसान किया जा रहा है, ये वो लोग नहीं हैं जो कि फौज में आने के लिए लाइन में खड़े हैं। अब दूसरी बात रही कि इस स्कीम के बारे में। देखिए, अगर आप पिछले 3 दिन से फॉलो करें, मैं भी कई चैनल्स पे आ चुका हूं, आपके चैनल पे भी 2-3 बार और आ चुका हूं, आप मेरे आंकड़े बताते हैं कि 98% लोग, 97.3% लोग इस स्कीम के अगेंस्ट हैं, इस स्कीम से फेवर में नहीं है। अब बाकी 3% क्यों है वो खुद जानते हैं, फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू देम। 97% पीपल, फौजी, एक्स फौजी, सिविलियंस, एडमिनिस्ट्रेटर्स, even ruling party के members, some of them have made statements against this particular scheme. क्यों? 2 वजह हैं। देखिए, स्कीम का मेन मकसद था 2। एक तो युवा को जो फौज में एवरेज एज हमारी 32-34 साल है उसको कम करने की, ताकि एक यंग, एक्सूबरेंट और टफ जवान हमारा फौज में रहे, एक यंग वाइब्रेंट आर्मी रहे। इसको कहना आसान है, लेकिन आप देखेंगे कि 2 दिन के अंदर में जो 32 साल से जो 26 साल 28 साल लाना चाहते थे, 2 दिन के अंदर में तो उसको 21 साल भर्ती से 23 साल ऑलरेडी हो गया है। और जो आगे जैसे आप बोलते हैं कि कोई भी नई स्कीम आती है उसमें बर्ताव होते रहते हैं, उसमें संशोधन होते रहते हैं, कितने और संशोधन होंगे, तो ये जो है नहीं चलेगा। और जो ये इसका फायदा अगर हुआ भी हमें एज कम करने का, तो जो इस स्कीम के बाकी कोलैबोरेटेड नुकसान है, कोलैबोरेटेड नुकसान है, वो इनसे कहीं ज्यादा है। जैसे क्या क्या नुकसान है सर? नहीं, नुकसान पे लेकिन आइए सर, 1-2 नुकसान गिनाइए। पेंशन बिल कम करने का। देखिए, इसमें एक तो ये नुकसान है, जैसे कि रिजवान साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि आज इसका हमको असर नजर नहीं आएगा सुशांत। ये 4 साल बाद जब 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, 2 लाख लोग रिक्रूट हो जाएंगे और उसमें से 75% जब निकलने शुरू हो जाएंगे, आप देखेंगे कि जो कॉम्बैट यूनिट्स हैं, इन्फेंट्री, आर्मर और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और आर्टिलरी, इसके अंदर में जो रेशियो है पुराने सूझबूझ के और ट्रेंड जवानों का और जो ये अग्निवीर वाले हैं, इनका रेशियो 75-25 हो जाएगा। देखिए, फौज जो है ना, इट इज ए कॉलिंग, इट इज नॉट कॉस्टिंग। फौज को आप कॉस्टिंग पे नहीं चला सकते। फौज जो है एक कॉलिंग है, इट इज ए कॉलिंग ऑफ द नेशन, एक जज्बा होता है, लेकिन सर आप कह रहे हैं कि जब 4 साल बाद इसका इंपैक्ट क्या होगा। मैं एक पॉइंट पर पहले सबसे चर्चा कर लूं। आपने कहा कि भाई इसमें 75-25 का रेशियो हो जाएगा। जी, कुलकर्णी साहब ने 1 मिनट, कुलकर्णी साहब इस पर जवाब दीजिए, क्योंकि मैंने जब चर्चा की तो कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जब पहले भर्तियां होती थी और आपने फिजिकल किया, मेडिकल किया और भर्ती हो गई, और अगर आपको ट्रेनिंग के दौरान ये लगा भी कि भाई ये आदमी मेरे लिए वैसा काम का नहीं है जैसा हम सोच कर लाए थे, तो आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, आपको उसके साथ काम चलाना है।
आज की तारीख में जिनसे मेरी चर्चा हो रही थी उनका कहना था कि दो चीजें होंगी। एक तो अगर 25% रिटेन होने हैं तो वो 4 साल वो 100 के, अगर 100 लोगों की बात करें तो वो 100 लोग अपना बेस्ट दे रहे होंगे क्योंकि उनको पता है कि भाई बेस्ट में से 25 चुने जाने हैं। दूसरा, वो जो 25 चुने जाएंगे उसकी पूरी गारंटी है कि वो क्रीमी लेयर है, वो सबसे बेस्ट है, तभी चुना गया है। तो फौज की तो जो ताकत है और जो उसकी क्षमता है वो और इंप्रूव होगी, ये कहा जा रहा है। लेकिन जैनी साहब कह रहे हैं कि इससे अलग होगा, उल्टा होगा। कुलकर्णी साहब, जो जैनी साहब कह रहे हैं वो उनका परसेप्शन। इसमें थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ, इजाजत दें मुझे, मैं थोड़ी टिप्पणी करना जी बोलिए बोलिए, आप बोलिए, फिर जाऊंगा थोड़ी टिप्पणी करना 30 सेकंड की। जी बोलिए। देखिए इसमें हाँ जी 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 सुशांत जी, देखिए इसमें महारता और जो इसकी कुशलता वगैरह का तो सवाल नहीं पैदा। देखिए अगर वो 4 साल के लिए है, जरा मेरे साथ जोड़ते रहिएगा, 6 महीने का ट्रेनिंग, 4 साल में 4 दूनी 8, 2 महीने हर साल उसको एनुअली मिलती है, क्योंकि इनके प्रिविलेजेस और पर्क्स और प्रिविलेजेस फैसिलिटीज वही होंगे जो कि आज के जवान के। तो 4 दूनी 8 महीना उसकी छुट्टी हो गई और हर साल उसको 28 दिन कैजुअली मिलती है। तो ये 4 महीने कैजुअली चले गए, 8 4 12 और 6 18, 4 महीने 6 महीने वो बंदा कहीं टेम्पररी ड्यूटी होगा, कहीं इधर उधर होगा, कहीं अस्पताल में होगा, कहीं सिक लीव पे होगा, और जाने से पहले उसको जो रिहैबिलिटेशन के जो प्रोग्राम चलते हैं वो अटेंड करता होगा। 3 साल 2.5 साल निकल गए सुशांत जी, तो 1.5 साल के अंदर में आप क्या बनाएंगे? क्या कर्मवीर और युद्धवीर और अग्निवीर बनाएंगे? नहीं बनेगा। ठीक है, कुलकर्णी साहब इस पर जवाब दें, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। पहले कुलकर्णी साहब बोले, और कर्नल डिनी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिनी साहब आ रहा हूं आपके पास, पहले कुलकर्णी साहब जवाब दें। ओके सुशांत, ड्यू रिस्पेक्ट टू माय सीनियर जनरल जैनी, पर मुझे लगता है कि शायद इसका परसेप्शन गलत है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। सबसे पहले अग्निवीर इज अ स्टैंड अलोन, एक ही स्कीम है जिसके द्वारा भर्ती होगा। नंबर 2, अग्निवीर को 30 दिन छुट्टी मिलेगी। नंबर 3, जो अग्निवीर होगा एक पलटन के अंदर 30 से ज्यादा नहीं आ पाएंगे। नंबर 4, जो 50-50 है, मतलब पूरा स्कीम इंट्रोड्यूस होने के बाद जिसे 10 से 12 साल लगेंगे, तब भी 50% लोग पूरे के पूरे फुली ट्रेंड होंगे और 50% अग्निवीर होंगे जो तकरीबन 10 से 12 साल लगेंगे। जहाँ पे ये कहना कि किसी वक्त भी 75% लोग नहीं हो सकता। आप जनरल जैनी साहब मेरे जैसे ही इन्फेंट्री के हैं, एक पलटन के अंदर अगर 30 आदमी आएंगे जिसमें से उन्होंने 25% रिटेन करने हैं, मैं कहूँगा 40 भी आएंगे और 10 रहेंगे और 30 जाएंगे। 4 साल के अंदर 120 आदमी बाहर जाएंगे और बाकी जो 40 रखे गए हैं वो टॉप क्लास होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सर, एक पलटन में कितने जवान होते हैं, कितने सैनिक होते हैं, दर्शकों के लिए बताइए। किसी वक्त भी आप लगा ले 750 से 800 सैनिक होते हैं। तो 800 सैनिक में से 4 साल में आप कह रहे हैं कि बहुत हो गया तो भी 40 लोग जो हैं वो अग्निवीर के हो पाएंगे। तो जो जैनी साहब की चिंता है कि 75% अग्निवीर हो जाएंगे और 25% वो होंगे, वो चिंता ठीक नहीं है। दूसरा, आप कह रहे हैं छुट्टी 30 दिन की मिलनी है, 4 महीने की नहीं मिलनी है, ये भी आप क्लैरिटी दे रहे हैं। ठीक है, कर्नल डिनी आपके पास आ रहा हूं, फिर आऊंगा रिजवान भाई और पुष्पेंद्र जी के पास। कर्नल डिनी, आपके हिसाब से ये योजना ठीक है क्या, और ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये आपको मोटिवेटेड लगता है या जायज गुस्सा लगता है? सुशांत जी, अभी भी जो जनरल कुलकर्णी साहब ने कहा एब्सोल्युटली करेक्ट। उन्होंने बिल्कुल, मतलब अगर बोलूं मैं, कुलकर्णी साहब ने जितना कहा उससे बात और कुछ कहने की रह ही नहीं गई है। बिल्कुल सही बात है। और इसमें से जो प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, एक चीज जो किसी भी वेटरन से पूछ लीजिए, हर वेटरन बोलेगा कि ह्यूमन रिसोर्स जो भारत की फौज में है उसको रिफॉर्म्स चाहिए। कोई नहीं बोलेगा कि रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है, लेकिन किस तरह से चाहिए उस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन ये जरूर है कि रिफॉर्म्स चाहिए। मैं जैसे पलटन की बात कर रहा हूँ, इन्फेंट्री की बात कर रहा हूँ, आज हुक्म देने वाले ज्यादा है, उस्ताद ज्यादा है, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं है, काम करने वाला कम है। अभी मैं जानता, जनरल जैनी साहब जैसे सीनियर वो जानते हैं कि उनके टाइम पे एक जेसीओ जो काम करता था आज, और हवलदार जो काम करता है आज, सिपाही जो काम, आप देखिए कितना फर्क आ गया, क्योंकि देयर इज नो सिपाही नहीं है ग्राउंड पे।
अब अग्निवीर से जो हम उम्मीद करते हैं वो यंग सोल्जर्स हैं। वो यंग सोल्जर्स मतलब वो जो बेसिक काम करने के लिए है, बेसिक काम मतलब जो बेसिक ट्रेनिंग से कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग कम है, ये कैसे काम करेंगे, वो सब चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उनका ड्यूटी ही बेसिक ड्यूटी है। देखो, पार्ट ऑफ अ टीम। एंड जहां तक जो टीम मेंबर्स का है और किस तरह से मोटिवेशन रहना है, दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ठीक है। अब देखिए दर्शकों को एक क्लैरिटी तो मिल जाएगी। अब जब आप अग्निवीर योजना की चर्चा कर रहे हैं, इसके दो हिस्से हैं। एक, इस योजना से देश को क्या मिल रहा है, फौज को क्या मिल रहा है, और इस योजना से जो आम नागरिक आ रहा है फौज में, उसको क्या मिल रहा है। पहले हिस्से पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। फौज को एक तो क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है, क्योंकि आप 25% अगर रिटेन कर रहे हैं तो वो क्रीमी लेयर को रिटेन कर रहे हैं। दूसरा कि एवरेज एज घट रही है। तीसरा कि आपकी पेंशन पर जो एक मोटी रकम जाती थी कई लाख करोड़ की, उसमें रिडक्शन होगा, तो उसका बड़ा फायदा जो है वो हथियार खरीदने या जो अभी सैनिक होंगे उनको सुविधाएं देने में जा सकता है। ये 3-4 चीजें देश और फौज के हित में है। अब मैं दूसरे हिस्से पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से जैनी साहब, आपको इस पर कुछ रिएक्ट करना है जो दो सेना के लोगों ने बोला उस पर। जी सुशांत जी, जो आप कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो भी पैसा आपका पेंशन से बचेगा, दो चीजों पे आपका पैसा बढ़ जाएगा। एक तो जो ट्रेनिंग हमारी स्टैब्लिशमेंट्स हैं, हमको 5 गुना 5.2 टाइम्स ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग का जो हमारा कॉस्ट है, जो रिकरिंग कॉस्ट है, 50,000 पीपल एवरी ईयर जो का हमारा रिकरिंग कॉस्ट होगा, उसमें से 75% डिस्चार्ज हो जाएंगे। आवर ट्रेनिंग कॉस्ट एंड ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट एंड ट्रेनिंग का जो हमारा वो है, वो कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी बात, जब 4 साल के बाद में आप 25% रखते हैं और 75% को निकाल देते हैं, जो 75% निकल जाएंगे उनके पास कोई लॉजिक नहीं कि हमको क्यों निकाला गया। जिस तरीके के कोर्ट केसेस और पीआईएल और पिटिशंस कोर्ट में होंगे, आप खर्चा करते करते परेशान हो जाएंगे अदालतों में लड़ते लड़ते केसेस उन 75% के। तो ये जो आपका जो बचा, लेकिन सर एक मिनट, अभी जो लोग आते हैं सर, जो लोग अभी आते हैं उनके लिए भी एक सिस्टम बना हुआ है, कौन आ रहा है उसमें भी बहुत लोग छट जाते हैं सर। ऐसा थोड़ी है कि लाखों लोग आते हैं, भरते हैं और सबके सब आ जाते हैं। वैसे ही जब उसमें निकलेंगे तो क्राइटेरिया है कि 25% किसको रखना है और किसको हटाना है। सर सेना में तो ये है ना, आपका आप जो मेजर जनरल बन रहे हैं सर, वो एक एक चीज डिफाइंड है कि आप बनेंगे या नहीं बनेंगे। कौन कर्नल रह जाएगा, कौन लेफ्टिनेंट जनरल बन जाएगा, कौन मेजर जनरल तक जाएगा। मेरा यह कहना है सुशांत जी कि वो जो 75% निकाले जाएंगे, उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होगा कि क्यों निकाले गए। क्योंकि 4 साल के अंदर में आप कोई भी यार्डस्टिक्स बना लीजिए, कोई भी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन बना लीजिए, उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल। मेरे साथ के जो मेजर जनरल नहीं बने, वो आज तक नहीं वो समझ में आया वो क्यों नहीं बने। मैं खुद लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बना, आज तक मुझे कन्विंस नहीं हुआ कि मैं क्यों नहीं बना। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस दैट सर ये असंतोष तो सब जगह रहता है। हमारे यहां भी कई एंकर्स को लगता है कि मैं रात 9 बजे का शो क्यों नहीं करता, सुशांत जी क्यों करते हैं। इसको समझाना तो बहुत मुश्किल है सर, लेकिन ठीक है, ये असंतोष और संतोष का भाव चलता रहता है। रिजवान भाई, अब 2 हिस्से पर हो गए हैं हम। पहला हिस्सा देश और फौज के लिए तो फायदेमंद है। अब हमको अगर ये चर्चा करनी है कि क्या ये जो लोग जा रहे हैं उनके लिए नुकसानदेह है कि 4 साल बाद वो ये क्या करेंगे, तो उसमें एक तर्क ये दिया जा रहा है कि भाई 4 साल बाद सरकार कह रही है सीएपीएफ में लेंगे, हम उनको राज्य की पुलिस में लेंगे, उनको दूसरी जगह प्रायोरिटी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा तो भी 4 साल में उनकी कम से कम 12 से 15 लाख की सेविंग होगी, जिसमें सरकार भी कंट्रीब्यूट कर रही है। वो अपना कुछ शुरू करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। क्या ये पक्ष ठीक है या ये अभी भी ठीक नहीं लगता, इसमें कुछ सुधार होना चाहिए? सुशांत भाई, फिर से कह दूंगा, रिपीट कर दूं, बड़े महान लोगों के साथ बैठा हूं, छोटा मुंह बड़ी बात। ये खाली अगर आप खाली ये बोलते हैं। जैनी सर आ रहा हूं, 1 मिनट बोल दें रिजवान भाई, फिर आपके पास आता हूं। जैनी सर 1 मिनट, रिजवान भाई बोलें। जी हाँ, पहली बात सुशांत भाई, छोटा मुंह बड़ी बात, 2032 तक 50% अग्निवीर हमारी फाइटिंग फोर्स होंगे। इस बयान की 2022 में मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। चलने दो, स्कीम पायलट की तरह चलने दो, आगे जाके हो सकता है 75% हो जाए,
हो सकता है गवर्नमेंट स्कीम को ट्वीक कर दे, हो सकता है 25% रह जाएं, तो 10 साल आगे का एक आला फौजी अधिकारी को अभी से प्रिडिक्शन मेरे हिसाब से, नाचीज के हिसाब से, सिविलियन के हिसाब से नहीं करना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात सुशांत भाई, 4 साल में ये लोग योद्धा कैसे बनेंगे इस पे एक सिविलियन नहीं बोल सकता। कितनी छुट्टी, क्या ट्रेनिंग, ये आर्गुमेंट फौजियों के बीच में हो तो ज्यादा शोभा देता है। मैं 4 साल के बाद आ रहा हूं। सुशांत भाई याद रखिए, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं है जहां पर आदमी एग्रीमेंट करके जाता है कि मैं 5 साल बाद वापस आ जाऊंगा। टेक्निकली स्पीकिंग अगर हम 1 लाख का औसत पकड़ लें आज से 3 साल बाद, तो 75,000 जो ये अग्निवीर घर लौटेंगे ये आर्मी से रिजेक्टेड कहलाएंगे। देखिए, बुरा ना मानिएगा, अपने गांव में, अपनी बस्ती में, अपनी मोहल्ले में ये आर्मी के रिजेक्टेड अग्निवीर कहलाएंगे। जी हाँ, थ्रोन आउट। ओके, सो यू एग्री? ओके, थैंक यू। यस, थैंक यू। मैं डर गया था सर, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। ये रिजेक्टेड कहलाएंगे। हम इनको जितना भी एम्प्लॉयमेंट दे दें, ये नॉर्मल ग्रेजुएट नहीं है। जी, थैंक यू। ये उस लेवल के लोग हैं जिनको लगता है यार, जब हम एयरपोर्ट पे जाते थे लोग ताली बजाते थे। यार, आज की तारीख में हमारा क्या हो गया? हम रिजवान अहमद की गाड़ी के ड्राइवर बने हुए हैं। हम किसी का होटल में दरवाजा खोल रहे हैं 22 साल की उम्र में। ये 40 साल के लोग नहीं हैं जो 15 साल वहां लगा के, कमा के, पेंशन लेके मैच्योर होके वापस आए। यार, हम किसी होटल में वेटर लगे हुए हैं भाई। हमारा सम्मान का क्या हुआ? हमारी इज्जत का क्या हुआ? बिहार में हम बाहुबली के बगल में खड़े हुए हैं, उसकी राइफल लिए हुए। हरियाणा में हम किसी एमपी के बगल में खड़े हुए हैं, उसकी राइफल लिए हुए। साहब, गवर्नमेंट को 100% एम्प्लॉयमेंट गारंटी करना चाहिए। अच्छा, एक बात मुझे बताइए रिजवान भाई, मुझे एक बात बताइए। अब मैं इसका काउंटर प्रश्न पूछता हूं, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत कह रहे हैं, लेकिन चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं और जो दर्शक भी देख रहा हो, अगर उनमें से किसी 5 के मन में भी ये सवाल आए तो वो जो है उसका जवाब मिलना चाहिए। अब मुझे ये बताइए, हमारे सीडीएस हुआ करते थे, अब नहीं है, जनरल बिपिन रावत, उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्पीच, और उनका स्पीच वायरल भी हो रहा है, उन्होंने कहा भी था और ये हम सब मानते भी हैं कि सेना जो है वो नौकरी नहीं है। सेना में जाने वाला सिर्फ नौकरी करने और पैसा कमाने नहीं जाता है, उसके अंदर देश सेवा की भावना होती है। पहली बात। अब मुझे बताइए, जो देश को सुरक्षित करने के लिए जा रहा है उसका क्रीमी लेयर, और जैसा पुष्पेंद्र जी कह रहे थे कि 25% को बढ़ाकर 50% कर देने तो अच्छा होगा, मुझे लगता है ये सुझाव भी कंसीडर सरकार को करना चाहिए। ये एक अच्छा सुझाव है। मान लीजिए अभी के 25% को ही पकड़ते हैं कि अगर वो 25% जो है वो क्रीमी लेयर सेना ने रख लिया क्योंकि उसकी देश को जरूरत है, बाकी के जो 75% बच गए, क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कहीं गार्ड की नौकरी करेंगे, कहीं ड्राइवर की नौकरी करेंगे, कहीं किसी और चीज की नौकरी करेंगे, लेकिन वो देश की सेवा करने के लिए उतने योग्य नहीं है जितना उनको होना चाहिए? उसके ये समझते हुए भी देश की फौज को उनको अपने अंदर समाहित कर लेना चाहिए? नहीं, देखिए, आपने 2 बातें कर दी। इसका मतलब तो फिर यह हो गया कि 70 साल से जो फौजी, राइफलमैन की बात कर रहा हूं, नॉन कमीशन ऑफिसर की, इसका मतलब तो ये देश 70 साल से गलत चल रहा था कि जो फौजी जाते थे रैलीज में और 18 साल काम करके आते थे, इसका मतलब उसमें 75% क्या इस लायक नहीं है कि आर्मी में रखा जाए, और 70 साल उन्हें आर्मी में रखा गया? फिर तो सारा आर्गुमेंट ही चेंज हो जाएगा। नहीं, लेकिन रिजवान भाई, क्या इसकी भी गारंटी है? 3 फौजी बैठे हैं, उनसे पूछ लें, कुलकर्णी साहब, क्या फौज में जितने लोग आए वो सारी भर्तियां एकदम सोने की तरह चमकदार हुई? कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि इसकी भर्ती कैसे हो गई, इसको कहां इस्तेमाल करें, कहां लगाएं? ये आप तीनों के साथ नहीं हुआ कभी? सुशांत, ऐसे है, सबसे पहले बड़ी बात यही है, ये जो फौज के अंदर भर्ती होती है, ये 1973 के बाद ये 15 साल और 17 साल हुई, और उसके बाद 17 साल। उससे पहले जैनी साहब जानते हैं सिर्फ 7 साल होती थी।
7 साल ही सर्विस करता था जवान, और उसके बाद वो घर जाता था, उसके बाद वो रिजर्विस्ट होता था और उसी को पेंशन मिलती थी जो पूरा 15 साल करता था, फिर 7 साल के बाद घर जाता था। सबसे बड़ी बात उसके जनरल रायना, क्योंकि मैं उन्हीं के रेजिमेंट का हूँ, उन्होंने ये स्कीम इंट्रोड्यूस की और 71 की लड़ाई के बाद 73 के बाद जब ये रिकमेंडेशन आया 7 साल नहीं अब इसको 15 साल, तो इट वॉज मोर ऑफ अ इंश्योरिंग कि भाई लंबी सर्विस हो, वेलफेयर हो, सब कुछ हो, उसको बदल वो छोड़ दीजिए। जहां तक सवाल ये है जो 4 साल की नौकरी कर रहा है और 4 साल के बाद जो बाहर जा रहा है, उनके लिए जैसे मैंने कहा सरकार बार बार आश्वासन दे रही है, उस आश्वासन को नोटिफिकेशन के द्वारा बदली किया जाए वो ठीक रहेगा। तीसरी बात ये कहना कि सारे के सारे जवान जो है वो भर्ती होने के लिए आते हैं, मैं आपको कह सकता हूँ जिस रेजिमेंट से मैं आता हूँ काफी लोग किसी तरीके से अपने आप को 15 साल तक खींचते हैं और चाहते हैं कि मैं किसी प्रकार से कोई प्रमोशन कार्ड ना करूं, कुछ ना करूं, मुझे घर भेज दो, मैंने कुछ पेंशन पानी है। तो इस जो ये मानसिकता से आते हैं, फिर उस मानसिकता को दूर करने के लिए कम से कम एक तरीके का कंपटीशन रहेगा। और फौज के अंदर आप देखिएगा जैसे बिल्कुल जनरल बिपिन रावत ने जैसे कहा, ये फौज है, फौज को अगर हम देश की सुरक्षा के लिए लगा रहे हैं तो बेस्ट आदमी आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप पेंशन के बिल के बचाव की बात करें, जिस प्रकार से जितनी प्रॉपर्टी का नुकसान किया है, जो भी बचत सरकार सोच रही होगी, मुझे लगता है वो तो खत्म हो गया। क्या सरकार बचाएगी जब इतना सारा नुकसान कर दिया इन्होंने? तो ये तो गलत बात है। मुझे लगता है हम लोगों की जो मानसिकता है, हमारा जो माइंडसेट है, वो जब तक तब्दीली नहीं होएगा हम लोग इसी तरह बात करते रहेंगे। ठीक है, कर्नल डिनी जो एक तर्क दे रहे हैं रिजवान भाई कि जो वहां से निकलेगा वो तो सेना का रिजेक्टेड माना जाएगा। अब चूंकि इस सेना की नौकरी को भी आम नौकरी की तरह तुलना की जा रही है कई लोगों को, मैं रिजवान भाई को नहीं कह रहा, कई लोगों से कह रहा हूं, तो क्या ये उदाहरण देते हुए अगर मैं पूछूं कि कल को कोई कहे कि फलाने प्लेयर को क्रिकेट टीम में चुन लिया गया और उसको तो 2 मैच खिलाने के बाद घर बैठा दिया गया, तो वो देश के लिए खेला ये देखा जाएगा या ये देखा जाएगा कि ये तो 4 मैच के बाद जो है 2 मैच के बाद जो है वो रिजेक्ट हो गया और ये तो लायक नहीं था कि बहुत लंबी पारी खेल सकता? जैनी साहब, कर्नल डिनी का फ्रेम फ्रीज हो गया, आप इसका जवाब दें। मैं दूं? जी देखिए, जो आप मुद्दा रेज कर रहे हैं सुशांत जी, री एम्प्लॉयमेंट का, उसके रिहेबिलिटेशन का, उसकी जिंदगी आगे कैसे चलेगी, उसके बारे में हम इशू पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, सरकार ने ये बोला है कि इट विल बी हाईली रिकमेंडेड, इट विल बी ऑन प्रायोरिटी। आज भी प्रायोरिटी है भाई साहब, आज भी जो रिटायर होते हैं 80,000 एक सर्विसमैन हर साल रिटायर होते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से। आपको मालूम होना चाहिए 800 को भी सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है, 8,000 से भी ज्यादा उसमें सिविल एम्प्लॉयमेंट में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो जो रिजवान जी ने बोला, दरबान बन जाते हैं, गेट खोलते हैं, होटल में खड़े होते हैं, बंदूक लेके किसी के सिक्योरिटी गार्ड अपना कॉलोनी के बाहर खड़े होते हैं और ये बोला कि हम प्रायोरिटी देंगे। अरे भाई, अगर आप प्रायोरिटी देते हो तो इसको आप डेडिकेटेड क्यों नहीं बना देते? इसके ऊपर एक लेजिस्लेशन क्यों नहीं बना देते? 543 बुद्धिजीवी आप लोकसभा में बैठे हो, हाथ खड़ा करके कानून निकाल दीजिए कि जब वो 4 साल उसका हो जाएगा, उसके कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, ऑटोमेटिक पोस्टिंग उसकी बीएसएफ में या पैरामिलिट्री फोर्सेज में या सीएपीएफ में या पुलिस में हो जाएगी। तो सीधा आर्मी से आएगा पुलिस स्टेशन इंदिरापुरम या सीधा उसमें जाएगा बीएसएफ जालंधर में। ये क्यों नहीं कर देते? नहीं जी, हम उसको रिकमेंडेड रखेंगे, प्रायोरिटी देंगे। कोई प्रायोरिटी नहीं देने वाला। अभी मैं 30 सेकंड और लेता हूं। जो आप उसको स्किल सर्टिफिकेट देंगे, बड़ा अच्छा नाम दे दिया, स्किल सर्टिफिकेट। स्किल क्या होगी सुशांत? टैंक चलाना, आर्टिलरी की तोप फायर करना, मिसाइल फायर करना, ये स्किल्स होंगे। क्या अंबानी, थदानी, रुतवानी को ये स्किल्स चाहिए? ये स्किल किस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम आएंगे? वो बोले भैया हमें तो कंप्यूटर वाला चाहिए, हमें तो ये प्रोडक्शन वाला चाहिए, हमें तो अकाउंटेंट वाला चाहिए, हमें तो ये फाइनेंस वाला चाहिए, हमें ये बंदूक संदूक चलाने वाले, लेफ्ट राइट करने वाले नहीं चाहिए। तो ये स्किल जो है सिविल वर्ल्ड में काम नहीं आएंगे। पुष्पेंद्र जी, आपके पास आऊंगा, उससे पहले कुलकर्णी साहब इसका जवाब दीजिए कि जो स्किल सेना में मिलेगी उस स्किल का वो करेंगे क्या? उसको कहां रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल करेंगे?
नहीं, कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा। कुलकर्णी साहब, तोप चलाने वाली की स्किल क्या होगी सिविल लाइफ में? एक मिलिट्री के टैंक चलाने की स्किल क्या होगी? ठीक सर, जैनी साहब उसका जवाब ले लें, जवाब ले लेते हैं सर। कुलकर्णी साहब जवाब दीजिए, सेना में मिली स्किल का क्या करेगा वो बाहर आकर? देगा सुशांत, मैं अभी जवाब दे सकता हूं। आप समझ सकते हैं कि जब हम लोगों के बीच में ही इतना एक परसेप्शनल डिफरेंस है और इस स्कीम के बारे में हम पूरा नहीं जानते हैं, और ये जो लड़के जो रास्ते में जो जिस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम उसको कैसे समझा सकते हैं जब हम लोगों को ही खुद मालूम नहीं है कि इस स्कीम का फायदा क्या है और इस स्कीम का कोई नुकसान है। दो बातें हैं, अगर हमने फौज को सुदृढ़ बनाना है तो फौज में वो सैनिक आने चाहिए जो लड़ने और जिनके जज्बा है, और जो लड़के इस तरह की कार्रवाई करेंगे या आ रहे। जरूर जैनी साहब का मानना कहना बिल्कुल ठीक है कि जो 75% बाहर जा रहे हैं उनको नोटिफिकेशन के द्वारा कम से कम एक तरीके का ऐसा, लेकिन इसमें भी है जो इंडस्ट्रीज है, जो जब तक इंडस्ट्रियल फोर्स जो है वो खुद, जब हम लोग डिफेंस कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, हम लोग डिफेंस इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, हम सिमुलेटर्स की बात कर रहे हैं, हम ड्रोन की बात कर रहे हैं, हर एक इसमें हर साल अगर हम ये भी कहें कि 30,000 लोग कम से कम मार्केट में जाएंगे, जिसमें से कई ऐसे होंगे जो खुद अपना खुद सेल्फ सपोर्टिंग करके अपना किसी प्रकार से कोई व्यापार शुरू करना चाहते, कई होंगे। मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ 5% होंगे जो अपना व्यापार चलाना चाहते हैं और बाकी सारे के सारे सरकारी नौकरी चाहते हैं। जरूर अगर आपने देखा कि 80% भर्ती जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की है उसमें नहीं हो पा रही है, क्योंकि उनको जिस प्रकार से लड़के चाहिए नहीं मिल रहे हैं। तो जरूर ये एक रिसोर्स है जो वहां पे जाया जा सकता है। यहाँ पे ये कहना कि जो लोग बाहर जा रहे हैं वो रिजेक्ट है, वो रिजेक्ट वाली बात नहीं है। उनमें से हम लोग जब पलटन में प्रमोशन कार्डर करते हैं, जब प्रमोशन कार्डर करते हैं, क्या फेल नहीं होते? क्या सारे पास होते हैं? नहीं होएगा, अब फेल भी होगा, पास भी होगा। 4 साल के लिए जो लड़का हमारे साथ खड़ा है, जो हमारे साथ नौकरी कर रहा है, क्या हम नहीं जानते ये अग्निवीर में कौन अग्निवीर किसको रख सकते हैं और कौन सिपाही बनने के काबिल है? ये रिजेक्ट वाली बात तो मुझे भी थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही कि जो बाहर गया उसको रिजेक्टेड कह दिया जाएगा। आप सेना में 4 साल की अगर ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं तो आप अपने आप में एक रुतबा रखते हैं और आपकी एक पहचान रहती है। कर्नल डिनी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? हाँ, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज की तारीख में जब हमें पता है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट है और हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है क्योंकि इतने सारे लोग हमेशा रहते तो अनएम्प्लॉयमेंट तो रहेगा ही रहेगा, उसमें कम कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि 18 साल में एक जवान जो गांव से निकलता है और 22 साल में निकलता है बाहर, वो पिछले 4 साल में अपने घर में 30,000 रुपए भेजता रहता है और 4 साल के बाद 12 लाख रुपए निकल के बाहर आता है। और मैं केरल से बोल रहा हूं, केरल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 22 साल के बाद बीटेक डिग्री लेके कोई नौकरी नहीं मिलकर खड़ा हुआ है। कौन है बेटर? वो अग्निवीर बेटर है या वो बीटेक लड़का जो जिसके पास कुछ भी नहीं है? ये सवाल अगर आपको हमें अगर मिल जाए कि कौन बेटर है उस सिलसिले में, तो हमें ये पूरा पता चल जाएगा कि ये जो अग्निवीर है दे आर बेटर ऑफ सोसाइटी में। वो ऑलरेडी, जैसे जनरल कुलकर्णी साहब बोल रहे थे, वो कुछ भी कर सकते हैं। दे कैन डू एंटरप्रेन्योरशिप, दे कैन डू बिजनेस, और ऊपर से इन लोगों के लिए वैकेंसीज भी है। ये भी मान के देख लीजिए, वैकेंसीज भी रखी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई डिसएडवांटेज हो। और ये रिजेक्टेड नहीं है, ये टूरिस्ट नहीं है, दे आर सोल्जर्स, दे आर सर्व्ड इन द आर्मी। वो फौजी हैं और फौजी ही रहेंगे। 4 साल बहुत होते हैं एक यूनिट के साथ एसोसिएशन करने के लिए। 1 साल जो नौकरी करता है, जो आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स के जो पहले आते थे, वो जिंदगी भर बोलते थे मैं तो इस यूनिट का हूं। और यहाँ 4 साल लोग आने के बाद क्या वो मोटिवेटेड नहीं रहेंगे? वो फौजी ही रहेंगे। ठीक है, पुष्पेंद्र जी वो कह रहे हैं कि भाई 4 साल के लिए आप सेलेक्ट हुए, 25% परमानेंट हो गए, 75% के पास 12-15 लाख की सेविंग है, सेना का अनुभव है, सेना का अनुशासन है और उसके पास आगे पूरी जिंदगी है क्योंकि उसके पास एज भी है। अगर मान लीजिए 50,000 वैकेंसी है, 50,000 सेलेक्ट किया और उसके बाद दरवाजा बंद हो गया, तो जो बाकी हर साल रिक्रूटमेंट हो रहा है वो लोगों का तो होगा नहीं। तो वो तो वैसे ही बैठे हैं, ना उनके पास 15 लाख रुपया है, ना सेना का अनुभव है, ना कहीं और नौकरी है। कंपैरिजन कर रहे हो? नहीं, देखिए ऐसा है कि जिस तरह जनरल साहब भी बता रहे थे कि हमारे यहाँ पर जो है वो लगभग 12 से 14 लाख के बीच में जो है सेना की जो है जनसंख्या है। उसमें से 60-70 हज़ार हर साल रिटायर होते हैं, तो आवश्यकता तो पड़ेगी।
लेकिन इसमें मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि इसको कुछ चीजों को इसमें हमें ऑप्शनल रखना होगा। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि कुछ लोग सेना में जाने के बाद वहां एक तरीके से फंसे हुए भी महसूस करते हैं कि भाई हम आ तो गए लेकिन हमें तो ये ज्यादा अच्छा रहता या वो ज्यादा अच्छा रहता। तो इसको आप एक ऑप्शनल के रूप में रखें कि भाई आधे तो हम रिटेन कर लेंगे, हमारे पास वैकेंसीज हैं, बाकी आप जो है ऑप्शनल रखें। और इस सारी गणित के पीछे जो बजट है वो भी एक मेन कंसिडरेशन है। मुझे थोड़ा समय दे तो मैं बता दूं, मैं थोड़ा बजट की भी इसमें स्टडी की इस साल की। जो 5.25 लाख करोड़ का बजट डिफेंस का हमारा इस साल का है, इसमें से पेंशन और सैलरीज के ऊपर ही लगभग 54% खर्च हो रहा है और इक्विपमेंट के लिए मात्र जो कैपिटल आउटले है वो 27% है। ये भी एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन मुझे जो लगता है वो सरकार के दिमाग में रहा है कि भाई अगर हमें अच्छे लड़ाकू जहाज, विमान और युद्धपोत, अच्छी तोपें, अच्छी मिसाइलें, अच्छी ये चीजें नहीं होंगी, ये तो हम सारे बजट में से 25-26% बड़ा रिफॉर्म है, क्योंकि सरकार को लगता है कि कई लाख करोड़ तो सीधे चले जाते हैं लोगों के पेंशन और सैलरी देने में। ऐसे फौज जो है वो कैसे मजबूत होगी? ये नौकरी के लिए चुकी नहीं है। रिजवान भाई छोटे में जवाब दीजिएगा, वक्त नहीं है मेरे पास। हाँ, इसमें जी अभी एक साहब ने कहा कि एक इंजीनियर अनएम्प्लॉयड बेटर है या अग्निवीर। मेरे हिसाब से इंजीनियर बेटर है देश के लिए। अग्निवीर पोटेंशियली डेंजरस हो सकता है, वेपनरी में ट्रेंड है, बॉर्डर पोजीशंस देख चुका है, चाइनी बॉर्डर देख चुका है, कारगिल राजस्थान बॉर्डर अंदर से देख चुका है। एंटी नेशनल फोर्सेस के लिए ये आदमी देश के लिए हो सकता है पोटेंशियल रिजवान भाई, इसका तर्क लोग ये पूछेंगे कि जो 4 साल में निकल कर आएगा चाइना बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर देखकर और हथियार चलाना सीखकर, वही डेंजरस होगा, और जो 10 साल में 15 साल में निकल कर आ रहा है उसके अंदर ये भावना मर जाती है कि मैं देश के खिलाफ कुछ करूं। हाँ नहीं, क्योंकि वो 40 साल का हो चुका है, उसका परिवार है, उसकी उम्र आ गई है, वो मैच्योर हो गया, उसको पेंशन भी मिल रही है, दोनों में फर्क है सर। लेकिन मैच्योर वाले तो ज्यादा क्राइम कर सकते हैं, उनके पास ज्यादा अनुभव है, उसके पास तो और ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। चलिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें हम हर पहलू पर चर्चा कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि देश के युवाओं को बातें समझ में आ रही होंगी, जो सवाल हैं उनके जवाब मिल रहे होंगे और सरकार तक भी ये बातें पहुंच रही होंगी ताकि वो ये समझें कि इस देश में लोग क्या चाहते हैं। बस इतना कहूंगा, अगर सेना में जाना चाहते हैं, ये पत्थर चलाना, आग लगाना बंद कर दीजिए, नहीं जा पाइएगा। चिंता है, परेशानी है, उस पर चर्चा कीजिए, उसका विरोध कीजिए, देश में आग मत लगाइए।